हेलो एंड जय हिंद टू यू ऑल। मेरा नाम है विक्रम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी भी यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, आपको पता है एसएससी पॉलिटी की सीरीज चल रही है जिसमें हमारा आज लेक्चर 11 होने वाला है, जिसमें हम लोग कैबिनेट मिशन प्लान को देखने वाले हैं जो कि 1946 में आया था। अब ये आया था इसलिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ से कई सारे क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन एसएससी पूछता है। तो गाइस वीडियो में आपने बना रहना है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं आपने करना क्या है गाइस कि आपने हमारे एसएससी बी के टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना है। वहां पे मैं डेली करंट अफेयर डालता हूं और क्वेश्चंस भी डालता हूं। आप उनका पोल में आंसर देकर, क्विजेस होते हैं वहां पे, तो वहां पे देखकर आप अपनी करंट की तैयारी भी वहां से कर पाएंगे। और इस वीडियो का जो आपको पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम के चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइस डिस्कस कर लेते हैं हमारे कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को। तो गाइस यहाँ पे देखो, आप हुआ क्या कि सितंबर 1945 में लेबर गवर्नमेंट चुनकर आती है ब्रिटेन में। अभी जो लेबर गवर्नमेंट थी बहुत अच्छी थी, ठीक है। ये जो लेबर गवर्नमेंट थी ये बहुत अच्छी थी और इन्होंने ये बोला, भारत का फेवर करती थी बेसिकली, और इन्होंने बोला कि एक संविधान सभा का निर्माण करा जाएगा भारत के लिए, जो भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, यानी कि जो भारत के लिए संविधान का निर्माण बनाएगी। इसीलिए इन्होंने यहां पर एक कैबिनेट मिशन प्लान भेजा, यानी कि एक मिशन भेजा, एक तरीके से कमीशन भेजा, जहां क्या करा इन्होंने अपने 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स को रखा। इसे बोलते हैं, इसे हम कैबिनेट मिशन प्लान। और इन्होंने ये भेजा था मार्च 1946 को, ताकि आप भारत में जाओ, चेक करो वहां पर कि किस प्रकार से वहां पर संविधान सभा का गठन होना चाहिए, ताकि वहां पर एक संविधान का निर्माण कर सके। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हेन डिड कैबिनेट मिशन प्लान अराइव्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत अराइव हुआ था, भारत में आगमन इसका हुआ था। अब ये भी याद रखना है आपको, जो कैबिनेट मिशन प्लान है इसमें 3 सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो हो गया आपका सर पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा हो गया आपका एवी अलेक्जेंडर, और तीसरा हो गया आपका स्टैफर्ड क्रिस्प। ये स्टैफर्ड क्रिस्प आपको आगे क्रिप्स मिशन में भी देखने वाले हैं। तो ये जो 3 थे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और ये जो उनकी लेबर गवर्नमेंट थी किसकी, क्लेमेंट एटली की। उस टाइम पे जो पीएम ऑफ ब्रिटेन थे वो थे क्लेमेंट एटली। एक और क्वेश्चन आता है एसएससी का, यहाँ पर एसएससी पूछता है हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। तो वहां पे हमारा आंसर क्या होगा, क्लेमेंट एटली होगा। ये उस समय पीएम थे ब्रिटेन के। इनके नेतृत्व में इन्होंने 3 मेंबर की एक तरीके से जो वहां पे कमीशन है उसको भेजा। मैंने आपको नाम बता दिए थे, सर लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिस्प और एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों के तीनों कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, इस कारण से इनको कैबिनेट मिशन कहा गया है। अब इस जो कैबिनेट मिशन थी इसके बीच में प्रॉब्लम क्या आ रही थी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि इसे भारत में आकर 2 पॉलिटिकल पार्टीज से क्या करना था, उनको साथ में लेके आना था, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना था, जो कि प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी थी कि ये झेल नहीं पाते उसको। एक तरीके से मैं आपको बता दूं, मुस्लिम लीग कुछ अलग डिमांड कर रही थी, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग डिमांड कर रही थी, और ये ही 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी भारत में जो बहुत ज्यादा उस टाइम जेनिथ पर थी, बहुत ज्यादा टॉप पर थी। जो सबसे ज्यादा लोगों का समर्थन था वो आईएनसी को था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को था। दूसरा समर्थन था मुस्लिम लीग को। और ये 2 बड़ी पार्टीज थी जिनसे ब्रिटेन की सरकार बात करना चाहती थी, लेकिन दोनों के जो मुद्दे थे अलग थे, बात मानने को तैयार नहीं थे। तो यहाँ पे आपने देखना है कि इन्होंने मेजर ऑब्स्टिकल क्या था इनका, कि इनके पास 2 पार्टी थी, आईएनसी और मुस्लिम लीग, और इन दोनों के क्या थे, फंडामेंटल डिफरेंसेस थे। यानी कि एक तरीके से आप ये बोल सकते हो क्या थे, इनके मतभेद थे बहुत ज्यादा, कि भारत के भविष्य को लेकर, किस रिलेटेड, भारत के भविष्य को लेकर। आपको पता है मुस्लिम लीग चाहती थी कि एक सेपरेट जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, वहां पर हम क्या करेंगे, एक तरीके से एक नए देश का निर्माण करेंगे, इसका नाम होगा पाकिस्तान। वहीं जो कांग्रेस थी वो बोल रही थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम एक संयुक्त भारत का निर्माण करेंगे जिसमें पाकिस्तान भी हमारे देश में होगा। अब ये देख लीजिए, जो मुस्लिम लीग है इन्होंने बोला कि मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन हमको चाहिए, जहां पर सिर्फ मुस्लिम लोग रहेंगे और उस देश का नाम पाकिस्तान होगा। कांग्रेस ने बोला कि नहीं, हम देश को बंटने नहीं देंगे और हम इसको यूनाइटेड यानी कि एक संयुक्त रूप में बांध के चलेंगे। और वहीं अगर मैं बात करता हूं कैबिनेट मिशन प्लान की, अब ये भारत में आया क्यों था, ये भारत में इसलिए आया था ताकि जो पावर है
यानी कि जो पॉलिटिकल पावर है, राजनीतिक शक्ति है, वो ब्रिटेन के हाथों से, यानी कि ब्रिटेन की सरकार से किसके हाथों में आ जाए, भारतीयों के हाथों में आ जाए। भारतीयों ने अभी तक बहुत ज्यादा मूवमेंट्स कर दिए हैं, ब्रिटिशर्स परेशान हो चुके हैं, ब्रिटिशर्स अब चाहते हैं कि इस देश को छोड़ के चले जाएं, लेकिन जाने से पहले हम शांति से क्या करें, ट्रांसफर ऑफ पावर करें, यानी कि शांति रूप से हम सत्ता को इनके हाथों में दे दें। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन ये चाहती है कि मैं शांति से जो अपनी पावर है वो इंडियंस के हाथों में दे दूं, इंडियन लीडर्स के हाथ में दे दूं। तो इसीलिए ये कैबिनेट मिशन भारत में आया था। अब मैं आपको बता दूं, लॉर्ड वेवल जो थे उस समय भारत के वॉइस रॉय थे। आपको पता है ना वॉइस रॉय की नियुक्ति कब हुई थी, 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद, क्योंकि इससे पहले क्या कहा जाता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था। इसके बाद ये पद हटा दिया गया, फिर आया वॉइस रॉय का पद 1858 में। हालांकि ये 1947 में जाकर ये पद भी खत्म हो गया। फिर कौन सा आया दोबारा से, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे लॉर्ड वेवल वॉइस रॉय थे, लेकिन इन्होंने क्या करा, जो ये कैबिनेट मिशन है इसके तहत सभी मीटिंगों में पार्टिसिपेट नहीं करा। हालांकि जो मेन मुद्दे थे यहां पर इस कमीशन ने लॉर्ड वेवल की राय ली थी कि आपका क्या कहना है, और कई ऐसे मुद्दे थे जहां पर लॉर्ड वेवल जो कि भारत के वॉइस रॉय थे, उन्होंने यहां पर अपने एक तरीके से विचार रखे थे इस कमीशन के सामने। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस कमीशन का पार्ट क्या है, यहां पे मैं आपको बता देता हूं। ये कमीशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था पॉइंट 15। हालांकि इन्होंने टोटल मिलाकर मैं आपको बताता हूं 25 से 30 पॉइंट बनाए थे। एक बहुत मोटी एक बुक बनाई थी, एक तरीके से प्रिंटेड थी वो, एक मोटा दस्तावेज बनाया था, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 15 था, एक्सपोर्टेड लॉ। अब यहाँ पे क्या बोलता है ये, कि यहाँ पे ये बोल रहा था इस लॉ के अंतर्गत कि भारत के लिए संविधान का निर्माण होगा। उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि उसकी बुनियाद क्या होगी, ठीक है, वो कैसे बनाया जाएगा, भारत के लिए संविधान का निर्माण कैसे होगा। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किसके पास है, भारत के पास है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसके पास है, भारत के पास है। सबसे बड़ा संवैधानिक देश कौन सा है, भारत है। तो यहाँ पे आपको पता है सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन सी है, इंडिया है। सबसे बड़ी इलेक्टेड डेमोक्रेसी कौन सी है, इंडिया है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा भारत के लिए संविधान का निर्माण करना है तो उसके लिए उसका बेस क्या होना चाहिए, उसकी बुनियाद क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस प्लान ने, ये प्लान रिजेक्ट कर दिया मुस्लिम लीग ने, क्योंकि इनकी बात को नहीं माना गया। बोला कि अगर हम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम इस लॉ को नहीं मानते कि भारत के लिए एक नए संविधान का निर्माण करा जाएगा, क्योंकि हमको एक नया देश चाहिए पाकिस्तान, और हम उसके संविधान के निर्माण की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो इंडियन यूनियन थी एक तरीके से, और जो हमारे ब्रिटिश प्रोविनेंस थे और प्रिंसली स्टेट थे, यहाँ पर इन्होंने अलग सेपरेट होने की डिमांड रखी। कई सारे ऐसे, जैसे कि आपको देखा होगा आपने लास्ट टाइम में कौन कौन सा था, यहाँ पे आपने देखा है कि एक तरीके से मैसूर, एक तरीके से जोधपुर, यहाँ पे J&K आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और साउथ में भी कई ऐसे थे, ठीक है। तो वो ऐसा हुआ कि हैदराबाद जैसे हो गया, हैदराबाद में ये सब भारत में मिलना नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट रहे, हमारे पर किसी और देश का राज ना हो, और हमें खुद एक अपना देश बनाए, हम जहाँ के हम क्या करें, हमारा जो वारिस है वही राज करता रहे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, द ग्रैंड ऑलमैंड ऑफ इंडिया, द बिस्मार्क ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसने भारत का एकीकरण किया, उन्होंने इसको सबको जोड़ा प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, जो माने नहीं उनके ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन करवाया, और तब जाकर इन सबको भारत में जोड़ा है 535 समथिंग रियासतों को जोड़कर। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग ने इसको क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, क्योंकि वो भारत के संविधान के निर्माण की बात कर रहे थे। उन्होंने बोला कि हम नहीं मानते। अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसका सोशलिस्ट सेक्शन, एक तो सोशलिस्ट सेक्शन है जिसे हम बोलते हैं समाजवादी वर्ग, दूसरा आता है हमारा एक्सट्रीमिस्ट उग्रवादी वर्ग, ठीक है। तो ये जो समाजवादी वर्ग था, इसके जो नेता थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने ये बोला कि हम उस गवर्नमेंट को मानेंगे, उस संविधान को मानेंगे जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और वो हमारी कंट्री से गरीबी हटाने में सक्षम होगा। अगर वो हमारी कंट्री से गरीबी हटाता है, हम उसी संविधान को मानेंगे और उसी सरकार को हम मानेंगे। बस ये इनका कहना यही था। तो इन्होंने अपनी स्पीच जो कि 10 जुलाई 1946 में दिया था, और इन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को संपूर्ण रूप से रिजेक्ट किया, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि इस प्लान ने हमारे देश को 3 भागों में बांट दिया था, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहता था
कि क्या हो, भारत का बंटवारा हो। और हालांकि इस कैबिनेट मिशन ने 3 पार्ट कर दिए थे, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कांग्रेस बोलती थी कि हम इस कमेटी, जो ये हमारा प्लान है, कोई भी प्लान है, हम इस प्लान को नहीं मानते, हमारा कोई लेना देना नहीं है कैबिनेट मिशन प्लान से, ये संपूर्ण रूप से हम इसको भंग करते हैं। अब इस जो कैबिनेट मिशन प्लान था, इसने भारत को 3 भागों में बांट दिया। हालांकि मैं आपको 2 पार्ट ही बताऊंगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। एक वो पार्ट था, यानी कि 2 पार्ट ऐसे थे जहां पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, और एक पार्ट ऐसा था जहां पे हिंदू बाहुल क्षेत्र था। यानी कि इन्होंने देश का विभाजन किसमें कर दिया, फिर दोबारा धर्म के आधार पर कर दिया, रिलीजन के आधार पर कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रुप ए में आपको मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, बॉम्बे और उड़ीसा, ये वाले एरिया कौन सा है जहां पर हिंदू ज्यादा रहते हैं। और ये पंजाब, सिंध, NWFE, बलूचिस्तान, और ग्रुप सी में बंगाल हो गया, आपका आसाम हो गया। ये आपका कौन सा एरिया है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। तो अब INC ये कह रही है कि तुमने भारत को दोबारा से ही रिलीजियस तौर पर दोबारा से बांट दिया है, तो हम इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि तुमने इसको बांटा है। इसको ग्रुपिज्म यहाँ पे हमको देखने को मिला है। अब कांग्रेस ने जल्दी ही इस चीज को रिजेक्ट कर दिया, साथ ही साथ बोला कि जो आपका ग्रुपिंग सिस्टम है, जो आपने भारत को 3 भागों में बांटा है, उसे अभी के अभी तत्काल में खत्म करो। ठीक है, स्पेसिफिकली इन्होंने किसको माना था, ग्रुपिंग सिस्टम को। और इन्होंने बोला कि आपने पहली बात तो रिलीजन के बेस में अलग किया है। अगर आप कर्म के आधार पर करो, आप एक तरीके से जाति के आधार पर करो, लेकिन ये आपने जो धर्म के आधार पर करा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के आधार पर किया है, तो वो संपूर्ण रूप से गलत है। इसमें जो देश की यूनिटी है वो क्या हो जाती है, एक तरीके से खत्म हो जाती है। क्योंकि आज के डेट में आपने देखा है, होता क्या है कि भारत में अनेकों धर्म हैं, अनेकों भाषाएं हैं, अनेकों बोलियां, लेकिन लोग फिर भी मिलके रहते हैं। वो इसलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ पर यूनिटी देखने को आपको मिलती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि हम तो इस चीज़ को नहीं मानते, हमारा कोई संविधान नहीं है, हम भारत को नहीं मानते हैं। इन्होंने बोला कि अब हम क्या करेंगे, इसको नहीं मानेंगे, और इस डे को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्शन डे, जिसको हम बोलते हैं सीधी कार्रवाई दिवस। ठीक है, ये सीधी कार्रवाई दिवस मनाने को बोला कब, 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को क्या बोला मुस्लिम लीग ने कि हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे मनाते हैं। यानी कि अब हुआ इसमें कि जो भारतीय सरकार है, मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि भारतीय सरकार पाकिस्तान का एक तरीके से अलग कर दे, पाकिस्तान को एक नया राष्ट्र बना दे, क्योंकि उस समय भारत सरकार थी। भारत सरकार एक तरीके से कैबिनेट मिशन प्लान जो थी वो यही कर रही थी लास्ट में कि आप भारत सरकार से पूछो, अगर आपको नया देश बनाना है तो आपको अपनी जो बातें हैं वो कैबिनेट, जो हमारे सामने नहीं रखनी होगी, आपको भारतीय सरकार के सामने रखनी होगी। तो भारतीय सरकार से मोहम्मद अली जिन्ना बात करने को तैयार नहीं थे। बात तैयार भी क्यों होंगे, क्योंकि उनकी जो एक तरीके से मांग थी वो वैलिड नहीं थी, गलत थी वो मांग। तो यहाँ पे आपने देखना है, इन्होंने प्रोटेस्ट करा और इसमें कई हजारों बेकसूर लोग मारे जाते हैं, बच्चे, औरतें, बूढ़े, बहुत लोग इसमें मरते हैं। इसी चीज को देखते हुए अब होता क्या है कि इनकी मांगों को मान लिया जाता है। अब होता क्या है कि अब कैबिनेट मिशन प्लान तो फेल हो चुका है पूरी रूप से। अब इस प्लान के बाद दूसरा एक प्लान आता है जिसे हम बोलते हैं माउंटबेटन प्लान, जिसका नाम 3 जून प्लान भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है कि जो माउंटबेटन प्लान है 1947 में आता है, और माउंटबेटन प्लान के बाद ही भारत को आज़ादी दी जाती है और भारत का विभाजन भी होता है पाकिस्तान और भारत के रूप में, जिसमें कई लाखों लोगों की जाने जाती है। अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जो भारतीयों के लिए संवैधानिक सभा बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनाई गई उसका बेस क्या था, ठीक है, वो किसके आधार पर बनाई गई। तो यहाँ पे जो कैबिनेट मिशन प्लान है जो कि 1946 में आया था, जो कि मैंने आज आपको इस सेशन में पढ़ाया है, तो इसी को बेस माना है हमने, किस चीज के लिए, भारतीय संविधान सभा के लिए, जिसने भारत के लिए संविधान का निर्माण करा 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर में। और विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भी आपको भारत का देखने को मिलता है। तो ये SSC CGL 2004 में पूछा जा चुका है। तो गाइज अंत में मैं आपसे बोलता हूं कि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं गाइज, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को जरूर देखना है, शेयर करना है गाइज, मेरी सिर्फ आपसे यही विनती है। और गाइज आपको वीडियो की PDF, आपको कई क्वेश्चंस करंट अफेयर आपको SSC टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो गाइज जरूर वहां पे जाए, एक बार सर्च करें। तो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।